हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी हिंदी की जो है पेडागॉजी प्लस हिंदी की जो है 15 क्वेश्चन जो हमारे पेडागॉजी के आते हैं, प्लस जो है जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, जो उसको देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे सी टेट के। ठीक है, चलिए आइए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस तरह से हमारा 2011 का जो पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता पर निर्भर करती है। मतलब उपचारात्मक एक निदानात्मक होती है, निदानात्मक, और एक क्या होती है उपचारात्मक। ठीक है, एक क्या होती है उपचारात्मक। किसी चीज़ का पहले निदान कर लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे, तभी उस चीज़ का क्या करेंगे आप लोग उपचार करेंगे। जैसे डॉक्टर ही होता है तो पहले रोगी के बारे में क्या जानता है, फिर उसके बाद उसका क्या करता है उपचार करता है। तो इसका क्या होगा, तो यह समस्या के कारणों की सही पहचान। ठीक है, उपचार में क्या होगा, पहले समस्या के कारणों को सही पहचान करना, फिर उसके बाद क्या करना उसका निदान करना ही हमारा क्या कहलाता है उपचारात्मक कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। बताइए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है क्या है, एक साधन है। तो क्या है, साधन के रूप में ली जाती है। ठीक है, के अंतर्गत जो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, एक साधन के रूप में ली जाती है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। बताइए 93 क्या कर रहा है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि जो हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं कि वे मन लगाकर हिंदी सीखते हैं, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। बिल्कुल गलत। ठीक है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, जो हिंदी तर बच्चे हैं, जो हिंदी नहीं जानते हैं, उनकी जो मातृभाषा होती है, जैसे कुछ लोगों की जो दक्षिण भारत के होकर उन लोगों की मातृभाषा क्या है, इंग्लिश है, और तो उनको हिंदी सीखने में क्या होती है, प्रायः दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या कह रहा है, 94 कह रहा है कहानी सुनने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर के शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित, बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति में क्या होता है, विकास होता है। डी पार्ट, कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर क्या एक आनंद जागता है, जिससे वो क्या होते हैं, किसी चीज़ को सीखने के लिए बहुत क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। बताइए 95, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है। बताइए, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर है। ठीक है, बताइए अपने अनुभवों को लिखना, मतलब बच्चों के लेखन कौशल को मूल्यांकन कर श्रुत लेख, सुन के जो है पाठ्य आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अपने अनुभव को लिखना। बच्चों से कहिए कि वो अपने अनुभव को लिखें, यही उनके लेखन कौशल का सबसे अच्छा मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, पहली बार आए हैं, तो चैनल को क्या करिए आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो आए हैं चैनल को क्या कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए 96। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना हमारे कौशल कितने प्रकार के होते हैं, बोलना, लिखना, सुनना और बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना, हमारे 4 कौशल है। एक 5वां कौशल आता है चिंतन कौशल, जो ठीक है चिंतन कौशल। ठीक है, चिंतन स्किल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक 5वां कौशल होता है। ठीक, तो क्या होता है बोलना कौशल, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना। किसी चीज़ कहीं भी हमें बात को अपना रखना, तो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को रखना ही हमारा क्या कहलाता है, बोलना कौशल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 बता दीजिए। 97 क्या कह रहा है, एक भाषा शिक्षा के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षा के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बताइए 97 का। तो हमारी बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना ही हमारा क्या कहलाता है, एक भाषा शिक्षा के रूप में सबसे बड़ी चुनौती। बहुभाषिक कक्षा मतलब भाषाएं, पहली भाषा हमेशा क्या होनी चाहिए, मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा सबसे फर्स्ट वाली होनी चाहिए, फिर अदर भाषा भी हमारी जैसे इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई, ठीक है, वैकल्पिक के रूप में सीखना चाहिए। ठीक है, बहुभाषिक। ठीक, और एन सी एफ 2005 भी हमारा क्या कहता है कि हमें जो है बहुभाषी होना चाहिए। ठीक है, बहुभाषी। और हमारा जो लेकिन पहली शिक्षा जो है
पहली भाषा हमारी क्या मातृभाषा होनी चाहिए। और जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 आई है NAP 2, वो भी हमारी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने की बात करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 98 बता दीजिए। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? बताइए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के क्या है, प्रतिकूल है? बताइए कौन सा है? तो क्या है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं? जी नहीं। ठीक है, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है? बिल्कुल नहीं। समग्र समावेशी कक्षा की बात कर रहा है। तो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा क्या होता है, विकास शीघ्रता से होता है। ठीक है, भाषा का विकास जो है क्या होता है, शीघ्रता से होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग 99 बता दीजिए। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बताइए, किस बात को आप अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने पर। ठीक है, बच्चों से क्या कहेंगे, भाषा के प्रयोग को अधिक से अधिक क्या अवसर देना, हमेशा क्या एक पॉजिटिव टैग है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, हमेशा अवसर को क्या है, एक पॉजिटिव टैग के रूप में लेना है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग 100 बताइए। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ। वर्णमाला आपको पढ़ाई नहीं जाती है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, बस उसको समझाया जाता है कि ये होते हैं। ठीक है, क्रम से कंठस्थ करना ये हमारा जो प्राथमिक स्तर पर नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, जहाँ भी क्रम वाली बातें आ जाए वो हमारी प्राइमरी लेवल पे क्या होती है, गलत होती है। ठीक है, निगेटिव टैग हमारे होते हैं। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन क्या है, उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का साधन है? बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, बच्चे की जितनी क्षमता है उसी के अनुसार बच्चे को क्या करना चाहिए, गृह कार्य देना चाहिए। क्षमता से अधिक देंगे तो बच्चे उस कार्य को नहीं करेंगे, ना ही उसमें इंटरेस्ट लेगा, ना ही अपनी अभिरुचि को दिखाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 102 बताइए। भाषा के अभिव्यक्त कौशल हैं? बताइए, भाषा के जो अभिव्यक्त कौशल कौन से? अभिव्यक्त मतलब अभिव्यक्तात्मक मतलब बोलना, अभिव्यक्त करना। ठीक है, कौन कौन से? तो भाषा की अभिव्यक्त बोलना, लिखना, हमारे क्या अभिव्यक्त करना। लिख के भी तो आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल के भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, अभिव्यक्तात्मक क्या है, कौशल है। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 103 बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन क्या है, असत्य? बताइए। बच्चे, ये पार्ट क्या कर रहा है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे? बिल्कुल, भाषा सीखने के लिए बच्चों को परिवेश, सहज और स्वतः भाषा में क्या कर लेते हो, परिमार्जन कर लेते हैं। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय जाते हैं? बच्चे क्या करते हैं, भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय जाते हैं? बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चों की संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है? यही बिल्कुल हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है? बिल्कुल सही है, ये भी बात क्या है, सही है। ठीक है, लेकिन हमसे असत्य पूछा है तो हमारा सी पार्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 बताइए। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, उचित है? 104 का बताइए। तो 104 का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 104 का जल्दी बताइए आप लोग, 104 का कौन सा आंसर राइट होगा बताइए। तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंध होते हैं। क्या होते हैं, अंतः। तो हमारे चार कौशल कौन कौन से बताइए, भाषा कौशल के। तो सुनना क्या है, एक सुनना है, सुनना, बोलना, ठीक है, बोलना, पढ़ना, ठीक, पढ़ना, लिखना, ये सब हमारे क्या है, भाषा कौशल है। क्या है, भाषा कौशल है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 105 बताइए। सॉरी, ठीक है, बताइए क्या कह रहा है। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है, बताइए। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। जो पाठ में दिए गए चित्र हैं उसमें क्या उद्देश्य होता है। ये होता है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये हमारे 15 क्या हो गए, पेडागॉजी हो गई, ठीक है। 15 नंबर गद्यांश के आपको कैसे लाना है, ये फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। गद्यांश प्लस पद्यांश के, ठीक है। आइए उनको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरा गद्यांश 15 नंबर का उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत आसान, कितना छोटा सा आया है गद्यांश। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल, अस्ताचल मीन्स अस्त की तरफ चलो, अतल तुम्हें जाने न दूंगा। अरुणाचल मीन्स उदय, उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बरसाने आ रहा हूँ। तो इसके लेखक कौन है, सोहन लाल द्विवेदी जी, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। तो गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या होता है। गहरी नींद में सोने का अर्थ होता है बेखबर सोना, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है। गहरी नींद में नहीं होता है, हम कभी कभी बहुत गहरी नींद में, मतलब में होश नहीं रहता है, ठीक है। बेखबर हम सो रहे हैं, तो उसी को कहते हैं बेखबर सोना, ठीक है। 107 बताइए। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने के लिए कह रहा, अतल गहराई में, पाताल में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, या पतन की राह पर। हमेशा क्या कह रहा, पतन की राह पर तुम्हें नहीं जाने देंगे। उसका मतलब क्या होता है, पतन की राह पर। जब आप पढ़ेंगे उसको जो है तो बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कभी किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। कभी किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, बताइए। तो कभी जो जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर है उनको जो क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है, ताकि तुम खबर में रहो, ठीक है। बेखबर मत हो जो, ठीक है। वास्तविकता को जानो जीवन की, ठीक है। 109 बताइए। कभी लोगों को क्यों जगाना चाहता है। कभी लोगों को क्यों, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और प्रगति के पथ पर वो आगे बढ़ सके। बस बहुत आसान है, ठीक। नेक्स्ट क्या है। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल तवर्ण 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 की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। अतल अस्ताचल तुम्हें, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, बताइए। तो अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। कविता का उपर्युक्त शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है, हर्ष। तो जागृत, जगाया ही तो जा रहा है, तो जागृत मतलब जगाना, ठीक है। क्या होगा, जगाना, ठीक है। अब 112 से 120 अगला बताइए जो है आप लोग। ये भी हमारा गद्यांश, पहला गद्यांश हम लोग कर लिए। नेक्स्ट चलिए अगला गद्यांश करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, गांधी जी ने वगैरह शब्द का अपनी आपत्ति क्यों जताई। नेक्स्ट एक बार देखिए। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों। अगला, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। अगला जो है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। अब तो इसको आप वैसे कर सकते हैं, प्रतिदिन। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे कर देंगे। अब व्ययभाव समास है, ठीक है। पढ़ा हुआ कितना पच गया, ठीक। पढ़ा हुआ कितना पच गया, ठीक है। कार्य शब्द का तद्भव क्या होगा, कार्य का क्या होगा, तो बताइए। तो काज होता है, ठीक है। दो क्वेश्चन आप लोग वैसे कर लिए। विचार में एक प्रत्यय लगाइए तो क्या हो जाएगा, वैचारिक हो जाएगा, डी पार्ट। 3 क्वेश्चन आप लोग कर लिए, बचे 5 क्वेश्चन सिर्फ देख करके, ठीक है, बिना कुछ पढ़े। इसके बाद इंग्लिश आ जाएगा हमारा। चलिए अब गद्यांश को पढ़ लेते हैं जो बची। मनु मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी। मनु क्या थी, एक बहन थी, उसने पूरे दिन का डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की, ठीक है। मनु बहन ने पूरे दिन क्या डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। क्या पूछा है, क्या करते थे, क्वेश्चन है, तो क्या करते थे, अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, कताने की गति का हिसाब लिया जाएगा।
काटने की गति का क्या लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। हस्ताक्षर करते हुए लिखा कि काटने की गति का क्या लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का प्रयोग नहीं चाहिए, वगैरह का प्रयोग नहीं चाहिए। ठीक है, डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। डायरी में जो है वगैरह शब्द के लिए क्या है, कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए, जिसने जो पढ़ा हो वो लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया यह मालूम हो जाएगा। ठीक है, यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वो लिखी जाए, जो बातें हुई हों वो क्या लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। ठीक है, डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह क्या है, इबादत करने जैसी विधा है। ठीक, हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था, नहीं, उन्हें डायरी में सही सही बातें, उन्होंने डायरी के वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, यही उन्होंने गलती का क्या हुआ लास्ट में एहसास होता है। ठीक है, पढ़ने के बाद आप वैसे करते चले जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई, तो वगैरह शब्द में कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं होती। बिल्कुल सही है, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होती। आप वगैरह लिख दिए, कोई चीज़ लिख रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इससे क्या किसी चीज़ की अस्पष्टता हो रही है, नहीं हो रही ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 104 बताइए। 104 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा। दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी है। दोनों में क्या है, सच्चाई और ईमानदारी होती है। ठीक है, इबादत लिखना और डायरी लिखने में क्या होता है, दोनों में सच्चाई होती है। 115 बताइए। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का क्या करता है, विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, स्वयं का विश्लेषण एवं स्व मूल्यांकन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे, हस्ताक्षर करते थे, हस्ताक्षर तो करते थे, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य की विचार में को किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, प्रतिदिन अभी मैंने बताया था अव्ययी भाव समास है। ठीक, पढ़ा हुआ कितना पच जाएगा का अर्थ क्या होता है, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात हुआ, पच जाएगा मतलब याद हुआ, आत्मसात हुआ, यही हमारा क्या है, डी पार्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कार्य शब्द का तद्भव, तो क्या होगा, काज होगा, ये इसका अर्ध तत्सम है। क्या है, अर्ध तत्सम होता है कारज, तत्सम। ठीक, विचार का जो है इक प्रत्यय तो वैचारिक हो जाता है। ठीक, क्या होता है, वैचारिक। जैसे प्रशासन में एक प्रत्यय तो प्रशासनिक हो जाता है। ठीक है, प्राकृतिक में एक प्रत्यय तो प्राकृतिक होता है, चमत्कार में एक चमत्कारिक हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो वीडियो हमारा आज के लिए हम लोग 30 क्वेश्चन किए हैं। देखिए बहुत आसान है। ठीक है, अच्छे से आप पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन क्या कर ले जाएंगे। ठीक है, हो सकता है शाम को हम लोगों की पर्यावरण की भी क्लास आ जाए आज जो है। ठीक है, ईवीएस की, सुबह आप लोग इसकी क्लास देख लीजिए, शाम तक हम लोग पर्यावरण की भी क्लास लाएंगे। ठीक है, और जीके जीएस की जो क्लास हमारी चलती है वो शाम को 5 बजे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे प्यार सपोर्ट बना रहे हैं ऐसे बनाए रखिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।